आज आप लोगों के बीच हमारे यहाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में एक 111 रैंक सुमित कुमार आए हैं और इन्होंने अपने पहले प्रयास में ही सफलता हासिल की है। तो आप लोग उनसे कुछ ऐसे सवाल जो रिलेवेंट हों, उनका समय और अपना समय देखते हुए, आप लोग भी 3 घंटे से क्लास कर रहे थे और कोशिश करेंगे कि एक सवाल कोई बच्चा पूछ लेता है तो उसी में अपना जवाब ढूंढ लेंगे, ठीक है। और तो हम लोग इनके आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। ये सुमित कुमार झा हैं, ठीक है। इनके लिए आप लोग थोड़ा स्वागत कर, ठीक है, तालियों से। और Good morning, everyone. I would wish to clarify first that this was not my first attempt. Technically, this was my third attempt and second serious attempt. And now, regarding the preparation, I would like this session to be an interactive one. आप लोग क्वेश्चंस पूछिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं कुछ कस्टमरी टॉक दूंगा, वो आपको हज़ारों टॉक स्टॉपर्स से नेट पे मिल जाएंगे और मेरे से ज़्यादा कॉम्पिटेंट लोग बोल चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें, बुक लिस्ट, कैसे पढ़ना है, कैसे आंसर लिखना है, इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए प्रीलिम्स मेंस का, दीज ऑल थिंग्स आर वेल नोन टू यू पीपल। तो आई वोंट लाइक वेस्टिंग टाइम इन रिपीटिंग ऑल दोज थिंग्स। आप लोग के पास कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो, आप फील फ्री टू आस्क। आई एम देयर फॉर नेक्स्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स। तो वी कैन स्टार्ट द सेशन दैट वे। आप लोग को भी शायद यही सही रहेगा, क्योंकि आप लोग भी टॉपर्स के टॉक सुन चुके होंगे और नेट पे वीडियोस अवेलेबल है और कुछ डिफरेंट मैंने किया नहीं है। वही चीज़ें की हैं, वही किताबें पढ़ी हैं, वही टेस्ट सीरीज़ की है। तो आप लोग को कुछ स्पेसिफिक पूछना है तो प्लीज़ पूछिए। आई लेट यू नो अबाउट माई बैकग्राउंड। मैंने 2013 मई में IIT रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग की। उसके बाद 1 साल जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड नोएडा में जॉब किया। 2014 जून से मैंने सिविल सेवा परीक्षा में फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन शुरू किया। उससे पहले मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी और उसके बाद ये उस साल भी पहला अटेम्प्ट दिया। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड दो। अगस्त में अटेम्प्ट दे दिया, जून जुलाई में आया था, तो उस साल प्रीलिम्स फेल हो गया। नेक्स्ट ईयर दिया, आई वॉज नॉट वेल प्रिपेयर्ड विथ माई ऑप्शनल, तो अगले साल मेंस पास नहीं कर पाया। और थर्ड अटेम्प्ट में दिस ईयर आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड विथ एवरीथिंग एंड देन आई गॉट 111 रैंक। मेरा ऑप्शनल फिजिक्स रहा है। If you need, I would note down my marks here and then your questions would make sense then, कि जिस सब्जेक्ट्स में आपको लगेगा इससे क्वेश्चन पूछ, इससे क्या क्वेश्चन पूछना है, इसमें तो उसके नंबर ही नहीं है, तो आप उसमें क्वेश्चंस नहीं पूछिएगा, और जिनमें आपको लगेगा उसमें पूछिएगा। तो मैं अपने मार्क्स लिख देता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं बता ही देता हूँ। पेपर 1 जो एसए का पेपर होता है उसमें 129 मार्क्स हैं। GS1 103 मार्क्स, GS2 99 मार्क्स, GS3 97 मार्क्स एंड GS4 124 मार्क्स। ऑप्शनल में मेरे बहुत अच्छे नंबर थे, 315 मार्क्स थे, एंड आई वुड गिव द क्रेडिट फॉर माय सिलेक्शन टू द ऑप्शनल ओनली। और इंटरव्यू में 168 मार्क्स थे। तो अब आप इस बेसिस पे आपके जो क्वेश्चंस हो उनको फिल्टर आउट करके आप पूछ सकते हैं। हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? देखिए, आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, लेट्स से न्यूज़पेपर्स में पढ़े या क्लास में पढ़ाया गया, उन चीज़ों, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस एग्ज़ाम के लिए वो सेल्फ स्टडी है। आई थिंक यू ऑल मस्ट अग्री विद दिस थिंग। तो सेल्फ स्टडी के टाइम करना क्या है, कुछ भी चीज़ जो आप पढ़ते हैं उस पर 2 मिनट 3 मिनट सोचिए, ज़रा रुक के सब कुछ बंद करके सोचिए। अगर आप जिस भी टॉपिक्स पे जितने भी नॉलेज आपने गैदर किए हैं उसके बाद थोड़ा सोचिएगा उस टॉपिक्स पे, तो आपको एक वो जो एनालिटिकल अप्रोच की बात आप कर रहे हैं वो चीज़ डेवलप होगी उसी दौरान। आप जब खुद से, लेट्स से इंडस वाटर ट्रीटी को रिविजिट करने का प्लान था, उस पर क्वेश्चंस भी आए बहुत सारे, तो
उस टाइम में आपके पास गिवन दैट यू हैव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, जो ट्रीटी के निटिग्रिटीज हैं और जो भी प्रॉब्लम्स था इंडिया पाकिस्तान का, आपको अगर बोला जाए कि लेट्स से यू आर पुट एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स कि टीटी को रिविजिट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उस केस में ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबल इंफॉर्मेशन व्हाट डिसीजन यू वुड टेक, उस पॉइंट पे रख के थोड़ा सोचिए कि क्या ये चीज़ डैम्स वहाँ बनाने चाहिए, क्या जो ये पानी, ब्लड एंड वाटर बोट कैन नॉट फ्लो टुगेदर, कैन दिस हैपन, डू वी हैव द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड देयर, क्या हम अभी नल को बंद कर सकते हैं, क्या वहाँ पे नल भी लगा हुआ है, नल बाई नल आई मीन डू यू हैव एनी डैम्स देयर, एनी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देयर जिसका गेट बंद कर दें और पानी रुक जाए। तो वी नीड सर्टन लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस। क्या टेक्निकल पॉइंट्स पे जो ट्रीटी के अंदर प्रोविजंस हैं जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ब्रोकर्ड हैं, उन सब प्रोविजंस को मानते हुए, क्योंकि वो आफ्टर ऑल दे आर साइंड बाय अस आल्सो एंड पाकिस्तान, तो उस ट्रीटी के प्रोविजंस को रेस्पेक्ट करते हुए क्या हम ये डिसीजन ले सकते हैं, क्या डिसीजन लिए नाउ कंसिडर इट ऑन एथिकल ग्राउंड्स कि जो भी है पाकिस्तान से, मतलब people say that their civilian government is more influenced by the military over there, तो क्या मिलिट्री कुछ चीज़ें कर रही हैं उसके लिए सिविलियंस क्या सफ़र करने चाहिए क्या, आफ्टर ऑल दे आर ऑल्सो ह्यूमंस। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स शुड बी थॉट अपॉन एंड एनालाइज्ड। ऐसे ही इट वाज जस्ट एन एग्जांपल, और भी चीज़ें पे, जस्टिस कर्णन केस को ले लीजिए, उन पे एनालिटिकली सोचिए कि क्या एक दलित के साथ ऐसा होना चाहिए, क्या वो दलित होने के नाते इस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, या क्या वो रियली जो भी चीज़ों के लिए एक्यूज्ड हैं वो रियली उन चीज़ों को, उन गलतियों को किए हैं। तो ये सब जो इंफॉर्मेशन पेपर्स में मिलेंगे, मटेरियल्स में मिलेंगे, उनको सोचते हुए आपको खुद का एक कंक्लूसिव पॉइंट पे पहुंचना है। इसके लिए जो आप डिबेट्स देखते हैं राज्यसभा टीवी पे, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, है ना, तो जो आप लोग का देश देशांतर एक प्रोग्राम आता है और भी 2-3 प्रोग्राम्स हैं, उनको देखते हैं तो उनमें आप देखिएगा जो भी एनालिस्ट बोलते हैं वो खुद एक स्टैंड लेते हैं और उसको डिफेंड करते हैं अपने आर्ग्यूमेंट से। तो उन टाइप का आर्ग्यूमेंट तभी डेवलप होगा जब आप किसी टॉपिक पे उसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे कि क्या प्रोज है, क्या प्रॉन्स है, इन डिफरेंट डायमेंशंस एज इन बहुत सारे डायमेंशंस, क्या फिजिकली वो चीज़ पॉसिबल है, जोग्राफिकल इम्पैक्ट्स क्या होगा, जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट्स क्या होगा इंटरनेशनल रिलेशंस पे, एथिकल ग्राउंड्स पे क्या वो चीज़ सही है, क्या इन तरह की चीज़ें, फिलोसॉफिकल ग्राउंड्स पे सही है क्या, इन तरह की चीज़ें आप एनालाइज कीजिए, थोड़ा सोचिए, तो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आप फिर कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। और एक बार वो चीज़ दिमाग में बैठ गया तो मेंस में आंसर राइटिंग में बस आप वही चीज़ें लिख पाते हैं जो आपके एकदम कोर ऑफ द माइंड में चीज़ें लिखी हुई हैं, क्योंकि टाइम इतना कम होता है, प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि यू आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस इवन 5% ऑफ वॉट यू रीड। इसलिए आई टेल यू, रीड लेस, गैदर वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव अबाउट एनी टॉपिक। किसी भी टॉपिक के लिए ये सोच लीजिए कि हमें 200 वर्ड में ही आंसर लिखने हैं। कोई भी टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता जिन पे 2 सवाल 3 सवाल आ जाएं। एक सवाल आएगा इस साल, आई में दिस थिंग में लुक अनकन्वेंशनल टू यू बिकॉज 2-3 टॉपिक्स थे जिस पे 2 सवाल 3 सवाल आ गए थे, स्मार्ट सिटीज, अर्बन फ्लड्स, बट देन दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन एवरी ईयर। लेट्स से यू हैव टू प्रिपेयर ऑन जीएसटी, तो आप उतना ही प्रिपेयर कीजिए जो आप 200 वर्ड्स में लिख पाएंगे। ज़्यादा पढ़ने से क्या फ़ायदा है? जीएसटी पे आप 20 आर्टिकल्स पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। रीड 2 आर्टिकल्स इन द हिंदू और वॉट एवर न्यूज़ पेपर यू फॉलो एंड देन मेक शॉर्ट नोट्स आउट ऑफ इट। बाद में उसके आर्टिकल्स हिंदू में आते हैं तो इट्स ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर यू। जस्ट मिस दोज आर्टिकल्स, मत पढ़िए उनको, क्या फ़ायदा है पढ़ने से अगर आपके पास 200 वर्ड का राइट अप कंप्लीट है। तो हम सोचते हैं अगर हम पढ़ लिए किसी चीज़ को इन डेप्थ तो वो सारी चीज़ें रिटेन रह जाएगी। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली कि चीज़ें इतनी रिटेन नहीं रह पाती हैं एग्जाम में। इफ आई थिंक मेनी ऑफ यू वुड हैव अपीयर्ड इन मेंस एंड यू वुड हैव रियलाइज्ड कि जितनी चीज़ें हम पढ़ते हैं वी कैन नॉट रिप्रोड्यूस इवन 5 or 10% ऑफ दोज थिंग्स इन मेंस एग्जाम।
तो ज़्यादा इन डेप्थ स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं थोड़ा सोचिए, उस पर सोचने से चीज़ें याद हो जाएंगी। हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन? हाँ बोलिए। उसमें अच्छा मार्क्स होता है, और जीएस जो पेपर 1 to 3 होता है उसमें लगभग सबका एवरेज मार्क्स होता है। तो एक तो इसका वजह क्या है, और दूसरी क्या विशेष एरिया पर फोकस्ड हुआ जाए? देखिए, ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ कि जीएस 1 to 3 में एवरेज मार्किंग होता है, ऐसे मेरे मार्क्स बता रहे होंगे। मैं नहीं बता रहा हूँ, मेरे मार्क्स उन पेपर्स में रिलेटिवली कम आए हैं जितने टॉपर्स के होते हैं। इन ऑल ऑफ देम आई हैव स्कोर्ड लेस देन 100, बट देर आर मेनी टॉपर्स जो 110 115 मार्क्स लाते हैं। यू कैन ऑल्सो डू डैट, ठीक है। एथिक्स, मुझे लगता है चारों पेपर्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। हाँ, द लेवल ऑफ effort that you have to put in GS 1 to 3 is way more than that you need to put in essay or say ethics paper. ऑप्शनल की बात में मुझे नहीं लगता है मेरा ऑप्शनल ज़्यादा लोगों से रेलेवेंट होगा यहाँ पे। आई डोंट थिंक एनी ऑफ यू वुड बी हैविंग फिजिक्स ऑप्शनल ओवर है, बट देन साइंस ऑप्शनल एनीवन नहीं है। तो साइंस ऑप्शन में क्या होता है कि मार्क्स बहुत ज़्यादा आते हैं और सिक्योर्ड जो भी होते हैं, मतलब एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है कि पढ़ लिया तो नंबर आएंगे। दैट इज़ नॉट ट्रू विथ ह्यूमैनिटीज़ ऑप्शन। बट व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ ऑप्शन इज, आप जब वो पढ़ रहे होते हैं तो आपको एक ये सेंस रहता है कि हाँ, माई जीएस इज ऑल्सो गेटिंग कवर्ड इन सम वे और द अदर, ठीक है। साइंस पढ़ते वक्त हम लोग हमेशा इसी टेंशन में रहते थे कि जीएस तो कुछ पढ़ ही नहीं रहे, जीएस तो कुछ पढ़ ही नहीं रहे। इवन एसेज में आपके ऑप्शन का हेल्प होता है। तो हमारा अप्रोच डिफरेंट था ऑप्शन में। हम 60% 70% ऑफ द टाइम वी यूज टू डेडिकेट, व्हेन आई से टाइम आई मीन इन बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम, वी यूज टू डेडिकेट फॉर ऑप्शनल ओनली, बिकॉज आई न्यू कि नंबर आएंगे तो वहीं पे आएंगे। जीएस में ज़्यादा एफर्ट करने से अच्छा है ऑप्शन में कॉस्ट बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो दैट इज़ नॉट रेलेवेंट फॉर यू, बट आई वुड से कि ऑप्शनल और जीएस आप 50-50% टाइमिंग अपने ऑप्शनल और जीएस को दीजिए। 50% टाइम मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि ऑप्शनल में सही में जो डिमांड होती है किसी भी ऑप्शनल की, कोई भी ऑप्शन अच्छा या बुरा नहीं है ये तो आपको पता होगा। अगर कोई भी ऑप्शन अच्छा होता तो पूरी क्राउड उधर ही भागती, सारे ऑप्शन के लोग नहीं होते, तो ऐसा तो है नहीं। तो जो भी ऑप्शन है दो, उसमें जो मार्क्स स्कोर्ड होते हैं वो 300 के करीब अगर मैं मानूँ, जीएस में 400 मार्क्स तो थोड़े ऑप्शन में कम होते हैं जीएस के कंपैरिजन में, लेकिन आई वुड से कि 50% टाइम आप उस पर डेडिकेट कीजिए जब आप उसको फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम या थर्ड टाइम रीडिंग दे रहे हैं। तो उसके बाद एक बार अगर ऑप्शन आपका तैयार हो जाए, देन यू कैन थिंक ऑफ गिविंग मोर टाइम टू जीएस देन ऑप्शनल। ऑप्शनल हो गया। नाउ एस्से पेपर, एस्से पेपर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बट मोस्ट नेग्लेक्टेड पेपर। हम भी पेनलाइज हुए एस्से में उसी कारण से। पिछले अटेम्प्ट में काफ़ी एसेज लिखी थी और थोड़े कंप्लेसेंट हो गए, तो इस अटेम्प्ट में एसेज 2-3 ही लिखा एग्ज़ाम से पहले। ऐसी गलती आप लोग मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे मार्क्स इस बार ऐसे में 129 है, दैट इज़ बिलो पार, एंड आई नो दैट। दिस टाइम मेनी ऑफ द पीपल हैव गॉट 150+ मार्क्स, एंड आई थिंक 140-145 वुड बी एवरेज मार्क्स दिस टाइम। तो ऐसे में कोई स्पेसिफिक तैयारी की ज़रूरत नहीं होती है। तैयारी तो वही चीज़ें होती हैं जो जनरल स्टडीज़ में होती हैं। जो एड ऑन्स होती हैं, आई वुड से चेरी ऑन द केक जो होता है, जैसे कोट्स हो गए और केस स्टडीज़ हो गए किसी थिंकर या फिलोसोफर के, वो सब हो गए। उन सब चीज़ों को प्रिपेयर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप अगर अपने पूरे प्रिपरेशन में एक दिन निकाल के थिंकर्स के, जो रिनाउंड थिंकर्स हैं, इवन आपका ऑप्शनल वो ना हो, फिलॉसफी ना हो या फिर पॉलिटिकल साइंस ना हो, पबैड ना हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंकर्स उसी में आते हैं, तो भी आप एक दिन डेडिकेट करके उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। दैट इज़ वर्थ इट, करना चाहिए। एक दिन डेडिकेट करके कोर्ट्स और जो केस स्टडीज़ हों डिफरेंट टॉपिक्स के लिए, 7-8 थीम्स पे प्रिपेयर कर दीजिए। जैसे इन्वायरमेंट हो गया, पॉलिटी हो गया, एक फ़िलोसफिकल थीम पे प्रिपेयर कर दीजिए। मतलब
फिलोसॉफिकल थीम एज इन ह्यूमैनिटी पे, ठीक है। एक बार आया था ना कि किसी को डोल नहीं दे सकते, उनको कंटिन्यूस सपोर्ट, इस तरह का कुछ ऐसे आया था। तो ह्यूमैनिटीज़ थीम पे एक ऐसे हमेशा रहता है। ऐसे थीम्स पे 7-8 थीम्स पे प्रिपेयर कर दीजिए। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस इज़ वन ऑफ द थीम्स दैट इज़ गेनिंग ट्रैक्शन दीज डेज। तो ऐसे थीम्स पे आपको मैक्सिमम 2 दिन लगेंगे पूरे अपने जो भी 1 साल का प्रिपरेशन है, 2 साल का, एंड दैट विल स्टे विथ यू। वो चीज़ कर दीजिए तो ऐसे में काफ़ी एक सब्सटेंस इम्प्रूव हो जाता है। हम लोग ये सब चीज़ें मिसिंग होती हैं तो लगता है कि इन डेप्थ नॉलेज नहीं है किसी को। अगर मान लीजिए किसी का ऐसे में, किसी के ऐसे में किसी ने किसी अमर्त्य सेन की किसी किताब की बात लिख दी या किसी और की किसी किताब की, तो एग्जामिनर को एक सेंस मिलेगा कि ही और शी इज़ अ वेल रेड पर्सन, इसको पता है चीज़ें और इतनी इन डेप्थ पढ़ाई की है, तो ही इज़ कॉम्पिटेंट टू गेट थ्रू दिस एग्जामिनेशन। एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आप छोड़ते हैं उस केस में। एथिक्स पेपर ऐसे हो गया। एथिक्स के लिए आई वुड से दिस पेपर रिक्वायर्स मिनिमम प्रिपरेशन एंड गिव्स यू मैक्सिमम आउटपुट आउट ऑफ एनी ऑफ द पेपर्स इन दिस एग्जामिनेशन। आप लोग सब एथिक्स को, कोई प्रीलिम्स से पहले एथिक्स पढ़ता नहीं है, एंड दैट इज़ राइट स्ट्रैटेजी ऑल्सो, क्योंकि इतनी ज़रूरत भी नहीं होती है। प्रीलिम्स से मेंस के बीच में आप पढ़ते हैं उसको, और जो भी टाइम देते हैं आप इंश्योर कि आप उसको, बाकी पूरे साल तो GS 1 to 3 चलता रहता है, लेकिन प्रीलिम्स के बाद आप इंश्योर कीजिए कि ऑप्शनल और GS के प्रिपरेशन के साथ पैरेलली आप 1 महीना एथिक्स भी दें, 1 महीना 3 घंटे पर डे करके, रफली 100 आवर्स। 100 आवर्स ऑफ स्टडी इज़ इनफ फॉर एथिक्स। और उसमें भी एथिक्स में जो केस स्टडीज़ पार्ट है और जो क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट है, एथिक्स में व्हाट मैटर्स इज़ योर राइटिंग प्रैक्टिस एंड राइटिंग स्किल्स। उसमें क्या होता है कि कभी कभी आप पेपर में अनकॉन्शियसली कुछ ऐसा लिख जाते हैं जो एग्जामिनर को अपसेट कर देता है कि भाई इसने ऐसा लिख दिया, मतलब पक्का ऐसे आपके बारे में कोई एक इम्प्रेशन डेवलप कर देता है, और उसके बाद नेक्स्ट जो भी क्वेश्चंस होते हैं, 2-3 क्वेश्चंस में आपके मार्क्स सफ़र करते हैं। तो ये चीज़ कब आएगा, आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा, चीज़ों को लिखिएगा, तो आप में ऑटोमेटिकली एक सेंस डेवलप होगा कि जो भी मैं लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, वो चीज़ क्या एग्जामिनर, एज अ एग्जामिनर मैं इसको पढ़ूंगी तो मैं खुश होंगी या फिर अपसेट हो जाऊंगी इस चीज़ को पढ़ के, या किसी एग्जाम्पल को पढ़ के खुश होऊंगा या अपसेट हो जाऊंगा। तो वो चीज़ आपको फील करनी है कि क्या मैंने ये चीज़ पेपर पे लिख दिया तो एग्जामिनर पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, मतलब मुझे एक एज अ पॉजिटिव पर्सनालिटी देगा, नेगेटिव पर्सनालिटी देगा। किसी एग्जाम्पल को, हो सकता है हम किसी एग्जाम्पल को एक एंगल से सोच रहे हो, वो एग्जाम्पल एकदम फिट लग रहा हो, एकदम अच्छा लग रहा हो, पर उसी एग्जाम्पल का कोई एक डिमेंशन ऐसा है जो कि आपके गलत एंड को, जो आप नहीं है, वो एक्सपोज कर दे और वो चीज़ एग्जामिनर को अपसेट कर दे। वो सेंस आपको एक डेवलप करना है, वो राइटिंग प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। और जो केस स्टडीज़ का है, डिफरेंट टॉपर्स डिफरेंट फॉर्मेट्स बोलते हैं अडॉप्ट करने के लिए। मुझे नहीं लगता कोई एक सेट फॉर्मेट है जिसमें मार्क्स आते हैं। मैंने जो फॉर्मेट अडॉप्ट किया था, मैं बता दूंगा वैसे, उस फॉर्मेट में भी बहुत सारे लोगों के नंबर आते हैं, बहुत सारे के नहीं आते हैं। जो दूसरा फॉर्मेट होता है जो मैं नहीं अडॉप्ट करता, जो स्टेक होल्डर्स पहले दिखते हैं, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस पहले दिखते हैं, फिर उसके बाद मतलब पॉइंट वाइज दिखते हैं कि एथिकल डिलेमास पहले दिखते हैं, एंड देन वी स्विच ऑन टू द इवैल्यूएशन ऑफ ऑप्शंस पार्ट। वो मैं नहीं फॉलो करता था, पर वो फॉलो करने वाले भी लोग हैं जिनके बहुत बहुत अच्छे नंबर आए हैं और बहुत ख़राब नंबर आए हैं। तो आई डोंट थिंक इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर एज सच or the approach. There is no fixed approach. Your overall answer sheet should reflect your personality and a positive part of your personality. ऐसा किसी का नहीं है जिसके पर्सनालिटी में कुछ नेगेटिव्स नहीं है, मेरी भी पर्सनालिटी पे हैं, पर you need to expose the positive parts only in that paper. Just try and hide out the negative parts if you have any, and you must be having. Try to hide out those parts. यही तो
एक स्ट्रैटेजिक मूव होगा एथिक्स के पेपर में. नाउ कमिंग ऑन व्हाट स्ट्रक्चर आई यूज्ड इन एथिक्स केस स्टडीज. तो एथिक्स के केस स्टडीज में मेरा ये रहता था, लेट्स से जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है वो ऑप्शंस इवैल्यूएशन का होता है. लेट्स से 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं और लास्ट में लिखा है कि बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा. उस केस में मेरे पहले 25-30 वर्ड्स या 25 से 35 वर्ड्स एक इंट्रोडक्शन के तौर पे होता है, जो मैं उस केस स्टडी से समझता हूँ वो मैं एग्जामिनर को बताने का कोशिश करता हूँ कि दिस इज़ द थिंग विच आई गॉट विद दिस केस एंड दीज आर द फॉलोइंग, दीज आर द डिलेमास, कॉमा दे दे के लिख दिया, एंड देन इन दिस केस दिस शुड बी डन. ठीक है, ये 30 से 35 वर्ड में इन अ पैराग्राफ. एंड देन 50-50 वर्ड्स में ऑप्शंस को इवेलुएट करना, प्रोज कॉन्स लिखना. अगेन इन दिस प्रोज कॉन्स आप टेबुलर फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. मैंने लास्ट ईयर टेबुलर फॉर्मेट यूज़ किया था 1-2 क्वेश्चंस में. उस साल भी 106 मार्क्स थे मेरे. डेट वाज गुड विद दोज स्टैंडर्ड्स. उस साल मार्क्स रिलेटिवली कम थे इस साल से, तो उस साल मैंने टेबुलर फॉर्मेट यूज़ किया था. इस साल ऐसे क्वेश्चन शायद एक ही ऐसा क्वेश्चन था जहाँ पे टेबुलर फॉर्मेट यूज़ करना पड़ा था. तो बाकी में मैंने पैराग्राफ फॉर्मेट ही यूज़ किया था. 50-50 वर्ड्स, 3 ऑप्शंस इवेलुएशन, एंड देन 50 वर्ड्स फॉर द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, एंड देन कंक्लूजिंग रिमार्क्स. तो जो मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प किया एथिक्स के स्टडीज़ में वो सीनियर्स का आंसर शीट्स है. आप किसी भी साइट से अगर आपको सीनियर्स के आंसर शीट मिले जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं, उनके आंसर्स को पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि क्या लिखने से नंबर आते हैं. ठीक है, आफ्टर ऑल यू नीड टू स्कोर मार्क्स. तो मैंने एक आशीष तिवारी थे रैंक 6 2015 के, मैंने उनके आंसर स्क्रिप्ट्स को पढ़ा था और उस साल जीएस में उनके 444 मार्क्स थे टोटल एंड ही वाज द टॉपर दैट ईयर फॉर जीएस. तो उनसे मुझे एक बहुत अच्छा इंसाइट्स मिला था कि आंसर एथिक्स में लिखना कैसे है. और आपको 1-2 प्लस पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने आंसर्स में इंक्लूड कर दिए तो वो आपके मार्क्स को एकदम एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर देंगे. जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे वो अपने केस स्टडीज़ में क्या करते थे, कंक्लूजन में जैसे जो भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से रिलेटेड केस स्टडी रहता था, लेट्स से विमेन से रिलेटेड, इस साल का अगर क्वेश्चन आपको पता होगा एक डोमेस्टिक वायलेंस वाला केस स्टडी था जिसमें आपके बॉस अब घर पे डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, यू नीड टू इंटरवीन इन दैट. तो उस केस के फाइनल में मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया कि पर्सनली आई वुड राइट अबाउट दिस मैटर टू नेशनल कमीशन फॉर वुमेन and asked them to generate awareness against domestic violence. This is very simple point, may come to any of you, कोई भी लिख सकते हैं, but the impact this point would have made would be much more than a normal conclusion that I would have made. तो ये पॉइंट मुझे उनके केस स्टडी से मिला था कि चाइल्ड लेबर से रिलेटेड एक केस स्टडी था, तो उन्होंने लिखा था कि आई वुड राइट टू नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स. कोई ह्यूमन राइट्स का वायलेशन वाला केस स्टडी है, यू कैन यूज़ NHRC. दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को आप कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट मेक करेगा. ठीक है, क्वेश्चंस में क्या एक्स्ट्रा किया था मैंने, जो पार्ट ए होता है एथिक्स के पेपर का, तो उसमें एथिक्स में डायग्राम बनाना मैं बोलूँगा तो सबको लगेगा कि व्हाट अनऑर्थोडॉक्स थिंग्स ही इज टॉकिंग अबाउट, बट देन देयर आर स्कोप फॉर डायग्राम्स इन एथिक्स. लास्ट ईयर एक क्वेश्चन था एथिक्स, लॉ एंड एथिक्स कैन नॉट बी, शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री, और what can be legal can be unethical, what can be ethical can be illegal. तो उस केस में मैंने एक वेन डायग्राम बना दिया था जिसमें एक में लॉ था, एक में एथिक्स था और एक शेडेड पोर्शन था जहाँ लॉ एथिक्स ओवरलैप कर रहे थे. यू कैन यूज़ दिस. एक दूसरा क्वेश्चन था जिसमें 2 ट्रेट्स थे वो ब्यूरोक्रेट्स में जो होने चाहिए. तो क्वेश्चन ने पूछा था विच ऑफ द 2 इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैट अ ब्यूरोक्रेट शुड पोजेस. उसमें आपको पता है एंड ऑब्वियस है कि दोनों ट्रेड्स होने चाहिए. तो मैंने एक
बैलेंस टाइप का जो होता है ना, एक प्लैंक बना दिया था, बीच में एक हिंज लगा दिया था और इस साइड एक ट्रेट लिख दिया था, इस साइड दूसरा ट्रेट लिख दिया था। तो दीज एड ऑन्स जो है ना, दीज फेच यू 1 मार्क और हाफ मार्क्स मोर देन अदर एस्पिरेंट्स। ये चीज़ें आप अक्रॉस द क्वेश्चंस करेंगे ना तो पूरे पेपर में 10-15 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो जो भी इनोवेटिव और क्रिएटिव चीज़ें आप कर सकते हैं, यूपीएससी में हमेशा वो रिवॉर्ड किया जाता है। जिन क्वेश्चंस में कोई स्कोप नहीं है डायग्राम्स का, वहाँ भी आप एक रेलेवेंट, एंड व्हेन आई से डायग्राम्स आई मीन रेलेवेंट डायग्राम्स, नॉट एनीथिंग, रेलेवेंट चीज़ें आप ड्रॉ करते हैं तो आपके मार्क्स उसमें एक्स्ट्रा मार्क्स बिल्कुल मिलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचिए, अपने आंसर्स को देखिए, एक नया इंसाइट मिलेगा आपको। दूसरे के कॉपीज़ को पढ़िएगा तो उसमें क्या कमी मिलेगा, उन सब चीज़ों को नोट डाउन कीजिए। अपने कॉपीज़ को भी पढ़िए तो एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि इसमें क्या और हो सकता था, क्या स्टूडेंट लिखता तो मैं इम्प्रेस्ड हो जाता या इम्प्रेस्ड हो जाती। तो जीएस को प्रिपेयर करने में इट्स मोर अबाउट रिफ्लेक्शन, इट्स मोर अबाउट थिंकिंग। आप सोचिए किसी भी चीज़ को लेके 5 मिनट 10 मिनट किसी कॉपी को लेके उसको एनालाइज कीजिए, क्या गलतियाँ की थी, क्या अच्छी चीज़ें थी। एक और चीज़ जो मुझे हेल्प किया और इसी का पार्ट है वो ये था कि मेरे जो लास्ट ईयर जब मेरे 106 मार्क थे एथिक्स में, उस साल मैंने जितने भी टेस्ट दिए थे, 4 टेस्ट दिए थे एथिक्स के, उन सारे टेस्ट पेपर्स को मैंने इकट्ठा किया और उनमें जो जो पॉइंट्स कभी कभी नेचुरली आपके कॉपीज़ पे ऐसा पॉइंट निकल जाता है जो आपको लगता है अरे ये तो लगता है कोई किसी फिलोसफर ने कहा था, एंड इट्स रिटन बाय यू, और वो पॉइंट्स बहुत लाइकली हैं कि एग्जाम में फिर से निकलेंगे बिकॉज इट हैज़ कम आउट नेचुरली आउट ऑफ यू विथ वॉट एवर यू हैव रेड। तो उन पॉइंट्स को मैंने इकट्ठा करके एक जगह समराइज कर दिया, फिर उन कॉपीज़ को फेंक दिया कि अब टाइम नहीं है, दोबारा नहीं पढ़ सकते। तो अपने कॉपीज़ में भी कभी कभी बहुत टाइम पे अच्छी चीज़ें लिखी होती है और हम अपने आप को अंडरस्टिमेट कर देते कि अपनी कॉपीज़ को क्या पढ़ें। जो आपने पुराने टेस्ट दिए होंगे उन टेस्ट को निकाल के उनमें से अच्छी चीज़ों को नोट डाउन करके रखिए अगले अटेम्प्ट के लिए या एग्ज़ाम के लिए। हो सकता है उस टेस्ट में आपके 50 नंबर 60 नंबर आए, डजेंट मैटर, देयर वुड बी 1 or 2 points or 3 points which would be worth noting down, and then because those points have come naturally out of you, it's more probable कि फिर से वो points आए, ठीक है। तो उन points पे भी work कीजिएगा। I think that covered in detail the ethics paper, and any other questions? हाँ, आप इसको कैसे किए, स्ट्रेटजी कैसा रहा आपको इसको करने के लिए? देखिए एक स्टैटिक पोर्शन होता है सिलेबस का, एक डायनामिक पोर्शन होता है। ऐसा ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि आप एक साइड ज्योग्राफी का लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, एक ज्योग्राफी का स्टैटिक एनसीईआरटी खोल के बैठिए और एक करंट अफेयर्स मैगजीन खोल के बैठिए, और ऑब्वियसली जब आप स्टैटिक पढ़ रहे होंगे तब करंट अफेयर्स को नहीं टच कर सकते। बट जो दूसरा पार्ट है, जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उस समय आप एथिक्स पे स्विच कर सॉरी एथिक्स बोल रहा हूँ, जो स्टैटिक्स है उस पर स्विच कर सकते हैं। करंट अफेयर्स में लेट्स से मिडिल ईस्ट में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, उसको अगर आप करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हैं तो इट्स एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू कि यू गो डाउन टू योर बुक्स और लेट्स से गूगल कीजिए मैप्स, दोज आर स्टैटिक थिंग्स, मैप्स और ये सब आपको पता होने चाहिए। मान लीजिए ऑयल का प्राइसेस क्रैश हुआ, वो चीज़ करंट से रिलेटेड टॉपिक है, पर उसको स्टैटिक्स से कैसे कनेक्ट कीजिएगा कि ऑयल मिडिल ईस्ट में ही क्यों पाया जाता है और सारे ऐसे रीजन्स क्यों नहीं हैं जहाँ पे ऑयल नहीं पाया जाता है। दिस मे बी वन ऑफ द क्वेश्चंस कि क्यों हम इतने ज़्यादा ऑयल पे मिडिल ईस्ट पे डिपेंडेंट हैं, ऑयल एज ए नेचुरल रिसोर्स को लेके। तो वहाँ आप स्विच कर सकते हैं। स्टैटिक से करंट में स्विच करना इज़ टफ, बट करंट अफेयर्स में आपको जो भी टॉपिक्स मिलते हैं ट्राई टू रिलेट, अगेन थिंकिंग, मैंने जो बोला कि करंट अफेयर्स की चीज़ें पढ़ते हुए आप सोचिए कि वो चीज़ें किस चीज़ से रिलेटेड हैं।
तो ऐसे सोचते सोचते ना डायमेंशंस खुदेंगे, और जब आप एग्जाम में क्वेश्चन दिखिएगा तो एकदम से क्वेश्चन पढ़ते ही 4-5 डायमेंशंस इधर उधर से आपके दिमाग में खुदेंगे। तो वो चीज़ सोचने से आएगा, और पहले 1-2 महीना 3 महीना डिफ़िकल्ट होगा, पर आप देखिएगा कि 4-5 महीने के बाद नेचुरली वो पॉइंट्स, वो डायमेंशंस खुद के आ रहे हैं। नेचुरली आप अगर इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप अपना बुक खोल के देखिएगा कि ईस्टर्न रिवर्स क्या हैं, वेस्टर्न रिवर्स क्या हैं, ठीक है, क्या टेरेन है वहाँ का, ये सब चीज़ें। झेलम रिवर वहाँ पे क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, चेनाब रिवर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज़ द नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट ऑफ दोज हिल रेंजेस, इंडस किसके किसके बीच से पास करती हैं, दीज ऑल थिंग्स आर स्टैटिक। लेकिन आप करंट अफेयर्स से उन चीज़ों को लिंक कीजिएगा तो दोनों चीज़ें साथ साथ प्रिपेयर होती जाती हैं, ठीक है। तो उससे इधर आना है, इससे उधर नहीं जाना है। मतलब स्टैटिक से करंट की तरफ जाइएगा तो थोड़ा चांसेस है कि आप अपने पाथ से डेविएट कर जाएं और फिर लैपटॉप पे न्यूज़ या कुछ वो चीज़ें कर जाएं। स्टैटिक जब आप कर रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टैटिक टाइम बाउंड करिए, 3 घंटे 4 घंटे बैठ के उस चीज़ को पढ़िए। हो सकता है आप करंट उस समय सोच के जितनी चीज़ें से रिलेट कर सकते हैं, अच्छी बात है, पर ज़्यादा फिजिबल यही होगा जब आप करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं, उस टाइम पे स्टैटिक्स पे आइए और उन चीज़ों को कवर कीजिए, ठीक है। अच्छा, देखिए जब मैं जॉब कर रहा था तो 1 साल मैंने जॉब किया। उस टाइम पे मेरे अंदर सेंस ही नहीं था कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। फ्रैंकली मेरे पास टाइम बहुत होता था, पर मैं डायरेक्शन लेस था उस टाइम पे, और उस टाइम पे ज़रूरत होती है कि आपको एक सही गाइडेंस मिले। उस टाइम पे मुझे ज़रूरत पड़ा, क्योंकि मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं था कि मैंने पहले से एनसीईआरटीज़ पढ़ रखी है या लक्ष्मीकांत पढ़ रखा है, कुछ नहीं पढ़ा था। तो मुझे लगा कि हाँ, कोचिंग इज़ अ मस्ट फॉर मी। उस टाइम पे कोचिंग ज्वाइन किया। उससे पहले आई वुड लेट यू नो ऑन अ लाइटर नोट कि मैं जब कोचिंग यहाँ आने से जनवरी-फरवरी 2014 में, मैं यहाँ जून-जुलाई में आया 2014 में, जनवरी-फरवरी से हिंदू पढ़ने की कोशिश शुरू की। तो उस समय मैं किसी माओइस्ट के मुखिया को मार दिया जाता था या सरेंडर करता था, तो मैं उसके नाम नोट करता था। दिस वाज द लेवल ऑफ, मतलब दिस वाज द लोएस्ट लेवल ऑफ प्रिपरेशन व्हाट एन एस्पिरेंट कुड डू इन दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी होती हैं, एंड दीज थिंग्स आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस एग्जामिनेशन। आपको गलतियाँ करके ही पता चलेंगी व्हाट टू रीड व्हाट नॉट टू रीड, ठीक है। तो एकदम जो चीज़ें लीस्ट इम्पॉर्टेंट होती थी वो सारी चीज़ें मेरे नोट्स पे थी, एंड आई हैव दोज डायरीज विथ मी टुडे ऑल्सो, एंड व्हेन आई गो थ्रू दोज डायरीज मैं अपने आप पे हंसता हूँ कि कैसी चीज़ें मैं नोट डाउन करता था और कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं मिस आउट कर जाता था। तो जॉब में फ्रैंकली मेरा प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं हो पाता था। मेरे पास टाइम होता था पर मैं पढ़ नहीं पाता था। एक दूसरी चीज़ कॉम्प्लेसेंसी होती है। आप जब जॉब करके घर लौटते हो तो आपको लगता है कि यार दिन में 8 घंटे तो काम कर दिया, अब और क्यों काम करूं। तो एक बहुत मतलब आपको पुश करना पड़ता है अपने आप को। अगर वो इतनी एनर्जी है, उस टाइप का आप में डेडिकेशन है, तो जॉब के साथ किया जा सकता है। मेरे अंदर नहीं था तो मैंने जॉब को क्विट कर दिया। और भी फैक्टर्स होती हैं जॉब क्विट करने में, कि एक बैकअप ऑप्शन होता है आपके पास। 1 साल मैंने जॉब कर दिया था, मेरे पास बैकअप था कि मैं 1 साल प्रिपरेशन करके कुछ अगर ना हो तो वापस वहाँ जा सकता था। इस तरह का सेटअप हो गया था वहाँ पे, और फिनेंशियली ठीक था कंडीशन। All these things are factors when you decide about leaving your job or being into it and then preparing for this exam. तो इन फैक्टर्स का ध्यान में रखते हुए जॉब छोड़ा था, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं हो पा रही थी। तो जून से ही फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन शुरू किया। जस्ट अ मिनट, हाँ, फिजिक्स का प्रिपरेशन जून 2014 से ही शुरू किया। एक डायस इंस्टीट्यूट है वहाँ ओल्ड राजेंद्र नगर में, वाजपेयी सर पढ़ाते हैं फिजिक्स, तो वहाँ पे कोचिंग किया।
5 महीने, फिर सेल्फ स्टडी ही करना पड़ता है, और फिजिक्स का ऑप्शन थोड़ा वास्ट है मेरा, तो मतलब इट नीड्स 3 और 4 रीडिंग्स एट लीस्ट टू स्कोर गुड मार्क्स इन फिजिक्स, क्योंकि चीज़ें बैठती नहीं हैं दिमाग में उससे पहले। सुपरफिशियली आपको लगेगा कि पढ़ ली हैं, पर जब क्वेश्चन बनाने बैठेंगे तो हो नहीं पाता है। एंड दिस इज़ ट्रू विथ ऑल द साइंस ऑप्शंस, रिक्वायर्स टाइम, बट देन वंस यू प्रिपेयर इट थॉरली, उसके बाद मार्क्स गारंटीड हो जाते हैं। फिजिक्स प्रिपेयर करने में मुझे करीब 1.5 साल लग गया था बहुत आसानी से, और फिजिक्स में आई थिंक इट इज़ नॉट रिलेवेंट टू ऑल ऑफ यू फिजिक्स ऑप्शन डिस्कस करना। जस्ट one part is relevant, that is maintaining mental balance throughout your preparation. I consider this exam more to be a mentally tough exam rather than academically tough exam, क्योंकि जो बार बार आपके दिमाग में आता है कि लेट्स से जॉब छोड़ के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई जॉब कर लें, महीने में 4-5 बार मेरे दिमाग में आता था कि कोई जॉब ज्वाइन कर लें, या फिर क्या होगा, होगा नहीं होगा, तैयारी छोड़नी चाहिए, क्या करनी चाहिए, ये करूं वो करूं। These things are very normal. These things may take away 5 days out of a month out of your schedule. If these things happens with you, it's quite normal. आपको इससे प्रेशराइज नहीं होना है। महीने में 25 दिन, 20 से 25 दिन ही ऐसा प्रोडक्टिव होता था जो मैं यूज़ कर पाता था। और फिजिक्स ऑप्शन को लेके मैं हमेशा अनसर्टेन होता था कि ये क्यों ये ऑप्शन चूज़ कर दिया। यू वोंट बिलीव ऑन 8th December, दैट इज़ द नाइट बिफोर द ऑप्शन एग्ज़ाम, आई वॉज इन अ सेंस कि नेक्स्ट ईयर मैं इस ऑप्शन से एग्ज़ाम नहीं दूंगा, एंड दैट ऑप्शन गॉट मी 315 मार्क्स। तो ऐसे ऐसे सिचुएशंस, देयर कैन नॉट बी ए mentally lower situation than this, that I decided on 8th December कि मैं अगला अटेम्प्ट फिजिक्स ऑप्शन से नहीं दूंगा, एंड देन दैट ऑप्शन रिवॉर्डेड मी विद दिस मच ऑफ मार्क्स। तो ये सारी चीज़ें होंगी आपके साथ, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस एग्जाम। प्रीलिम से एक रात पहले नींद नहीं आएगी, या मेन से किसी पेपर से पहले एक रात नींद नहीं आएगी, तो दीज थिंग्स आर नेचुरल हैपन्स विथ आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द टॉपर्स। तो अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो आपको बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है, यू आर ऑन द राइट पार्ट इफ़ दीज थिंग्स आर हैपनिंग विथ यू। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे? किसका इंटरव्यू? ये मेरे बोर्ड अरविंद सक्सेना सर का बोर्ड था, और एक्सपीरियंस वही नॉर्मल चीज़ है, क्लीशेड चीज़। बोर्ड वाज कॉर्डियल, क्वेश्चंस डिफरेंट डायमेंशन से आए, जो एक्सपेक्टेड डायमेंशंस थे डैफ से रिलेटेड क्वेश्चंस आए, और 5 मेंबर्स थे, पांचों अलग अलग डायमेंशन से डैफ से रिलेटेड क्वेश्चंस, मतलब 90% ऑफ द क्वेश्चंस वे रिलेटेड टू डैफ, सम फ्रॉम करंट अफेयर्स, तो नॉर्मल चीज़ें। एंड हाँ, फिजिक्स, बिल्कुल फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। फिजिक्स में जो डायनामिक चीज़ें हैं जो अभी चल रही हैं उन चीज़ों से रिलेटेड थे, जो सुपर सिमेट्री होता है। इवन इस साल एग्ज़ाम में भी कुछ क्वेश्चंस आए थे ग्रेविटेशनल वेव्स प्रीलिम्स में, और एक और क्वेश्चन था, आई एम मिसिंग दैट, जो प्रीलिम्स में भी आया था। मतलब जो चीज़ें चल रही हैं ना उन चीज़ों से, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो 100 साल हुए थे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उन सब चीज़ों से रिलेटेड। तो हाँ, ऑप्शंस से रिगार्डिंग अगर चीज़ें करंट अफेयर्स के डोमेन में चल रही हैं, दे आर मोर लाइकली टू बी आस्क्ड। एनी मोर क्वेश्चंस? बैठ जाइए, बैठ के पूछिए सर। इंटरव्यू में टोटल क्वेश्चंस मुझे लगता है ऐसे क्वांटिफाई कर पाना मुश्किल है, लेकिन आई वुड से 25 to 30 क्वेश्चंस थे, मतलब 25 to 30 डिफरेंट यूनिक क्वेश्चंस। ठीक है, देयर कैन बी फॉलो अप क्वेश्चंस कि आप लेट्स से मधुबनी पेंटिंग, मैं दरभंगा से हूँ तो मिथिला रीजन पे क्वेश्चन था, तो दरभंगा किस किंगडम में था, एंशिएंट किंगडम, इससे क्वेश्चन था। फिर विद दैट दे वेंट ऑन टू मिथिला पेंटिंग, उसका क्या सिग्निफिकेंस है।
how this painting evolved from ancient to this current times. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन, तो आई वुड कंसिडर दिस वन क्वेश्चन. इंटरव्यू का मतलब कितने ड्यूरेशन में चला, 30 से 35 मिनट, 40 मिनट ऐसे चला था. डिपेंड्स कि आपके चेयरमैन कितने जल्दी में है. अगर लेट हो रहा है, लास्ट में इंटरव्यू है, तो 20 मिनट में भी कभी कभी ख़त्म हो जाता है. एनी मोर क्वेश्चंस? हाँ बताइए. अच्छा, देखिए ऐसे तो सजेस्टेड है कि आप डेली कीजिए, पर महीने में 20 दिन भी कर रहे हैं तो दैट इज़ मच मोर देन दैट इज़ रिक्वायर्ड. पर डे, वही आई एम कमिंग टू दैट. पर डे आप मतलब 4-5 आंसर्स भी लिख रहे हैं थॉरली 200 वर्ड्स के, तो मुझे लगता है कि वो बिफोर, व्हेन आई से दिस आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर प्रीलिम्स. ठीक है, मतलब अभी आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग इस साल ही मेंस दे रहे हैं सब. हाँ, तो इस साल अगर मेंस दे रहे हैं तो तब तो आपको मतलब हर तीसरे दिन एक टेस्ट, तीसरे दिन चौथे दिन एक टेस्ट लिखना चाहिए जीएस का, 20 क्वेश्चंस का. और जब प्रीलिम्स से पहले की बात है, जहाँ पे जो मैं बोलूँगा एक लीन फेज चल रहा होता है एग्ज़ाम का, जनवरी फरवरी वाले टाइम पे, उस टाइम पे 4-5 आंसर्स पर डे कर रहे हैं, महीने में 20 दिन कर रहे हैं, दैट्स इनफ. डिपेंड्स ऑन व्हाट इज़ योर राइटिंग स्पीड. अगर इट्स सजेस्टेड कि 150 से 200 वर्ड में अपने आंसर्स को रखिए, और आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है तो आप 200 वर्ड भी टच कर सकते हैं हर क्वेश्चन में. बट ये ह्यूमनली इम्पॉसिबल है, होता नहीं है. देयर वुड बी 2-3 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस जहाँ पे आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं होंगे, एंड यू वुड सम अप दोज क्वेश्चंस इन 100-120 वर्ड्स. तो उस टाइम को यूज़ कीजिए बाकी के क्वेश्चंस में. हाँ, 170-180 वर्ड्स ऑन एन एवरेज इज गुड. हाँ सर. देखिए, एक बार मैं डीपी अग्रवाल सर का सुन रहा था, जो फॉर्मर चेयरमैन थे यूपीएससी के. वो बता रहे थे कि हॉबी फॉर देम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वंस पर्सनालिटी. तो इसीलिए आप मैक्सिमम टॉपर्स का सुनते होंगे कि देयर इंटरव्यू स्टार्ट विथ देयर हॉबी. हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, एंड दैट इज़ द रीज़न मेजॉरिटी ऑफ अस लुक आउट फॉर व्हाट इज़ आवर हॉबी व्हेन वी आर टू फिल आवर डीएफ फॉर्म, और तब डेवलप करते हैं कि हाँ भाई ये लिखना है उसमें. एंड आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट. मेरा भी एज सच कोई डिफाइंड हॉबी नहीं था जो मैं हमेशा करता था, और हॉबीज एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स गेट्स डिसरप्टेड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जामिनेशन. दैट इज़ क्वाइट नेचुरल. आप फॉलो नहीं कर पाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो फॉलो कर पाते हैं, और उनके पास एडेड एडवांटेज भी होता है. तो हॉबीज़ से मैंने, जैसे इंडोर गेम्स मेरा हॉबी दिखा था, तो उन्होंने पूछा कि क्या क्या इंडोर गेम्स में होते क्या क्या हैं गेम्स. फिर पूछा कि इंडोर गेम्स हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम आउटडोर गेम्स. फिर व्हाई देयर इज़ अ टेंडेंसी ऑफ मेकिंग आउटडोर गेम्स इनटू इंडोर गेम्स. These days many of the games are being played indoors which were hither to outdoor games. Let's say basketball हो गया, boxing हो गया, weight lifting हो गया. These things have been made indoors अभी. तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजंस, ऐसे क्वेश्चंस थे. तो हॉबीज़ पे जो भी आपको गाइड करेंगे, जैसे मुझे विनय सर इंटरव्यू के टाइम पे, पर्सनालिटी टेस्ट के टाइम पे मैं इनसे टच में आया, तो सर ने भी क्वेश्चंस गाइड किया, और दीज क्वेश्चंस वेर प्रेडिक्टेबल कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे. बाकी तो इंडोर गेम्स में इंडिया के जो जिन फील्ड्स में इंडोर गेम्स में टॉप पे है इंडिया, उन चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं. जैसे कैरम में हमें पता नहीं है, पर इंडिया हमेशा टॉप पे रहता है कैरम में. तो ये चीज़ें दे एक्सपेक्ट यू टू नो अबाउट योर हॉबीज़ इन डेप्थ. ठीक है, क्योंकि दैट डिफाइंस योर पर्सनैलिटी. क्योंकि हॉबी से क्या होता है कि दैट इज़ द फर्स्ट कनेक्ट. आप किसी आदमी से इंटरेक्ट कीजिएगा, अगर आपकी हॉबी उसकी हॉबी है, तो दोनों आदमी में बहुत अच्छा नेचुरल बॉन्डिंग हो जाएगा. मान लीजिए टीटी खेलना किसी का हॉबी है, और आप किसी दूसरे आदमी से गए इंटरेक्ट करने, तुरंत दोनों टीटी टेबल अगर मिल गया तो रैकेट पकड़ के शुरू हो जाइएगा, और एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग बन जाएगा. तो इसीलिए दे रिगार्ड इट मोर इम्पॉर्टेंट हॉबी
तो उसको थोड़ा सीरियसली भरिएगा डैफ में और प्रिपेयर भी कीजिएगा सीरियसली। हाँ, देखिए आंसर सीट्स अवेलेबल होते हैं वेबसाइट पे। बहुत बहुत टॉपर्स तो अब अपना शेयर भी करते हैं गूगल ड्राइव्स में, तो हिंदी मीडियम के टॉपर्स का मुझे पता नहीं है, उनके आंसर्स भी होंगे शेयर्ड। और मुझे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का तो पता है, बाकी का पता नहीं, करते होंगे शायद। आप विनय सर से पूछिएगा, अगर वो उनके पास भी होंगे आंसर्स, नो डाउट होंगे, उनसे दे दीजिएगा। और विजन आईएएस, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम के टॉपर्स हैं उनके आंसर शीट्स डालता है विजन आईएएस अपने वेबसाइट पे इन फ्री रिसोर्सेज, तो डेट इज़ अवेलेबल ओवर देयर। और टॉपर्स खुद भी आजकल शेयर करने लगे हैं अपने आंसर्स, तो वहाँ से दीजिए। एनी मोर क्वेश्चंस? पीछे से कोई क्वेश्चन? वेल प्रिपेयर्ड हैं आप लोग? चलिए बढ़िया, ठीक है। थैंक यू फॉर दिस इंटरेक्टिव सेशन. It was my pleasure to be invited over there. Thank you so much.